अब यार मान लो इतने दिन हमने फ्यूजन बताते रहे, रोज पढ़ाते रहे, तो एक चीज यार तो कम से कम कर ही सकते थे तुम लोग। क्या सर? सेट ऑफ 5। ये था फॉर्मूला, और अगर ये कर देते तो सबको आ जाता। हाँ सर, पता ही नहीं था सर। सर तब तो आ जाता। वही तो यहाँ पे अंडरवुड तो वहां जाके कर देता। क्या? कुछ नहीं सर, अगर ये फॉर्मूला पता होता तो आ जाता। पता कर लो फॉर्मूला। अब पता चल गया। सर इसमें आर और एम क्या है? सर लेकिन उस क्वेश्चन का क्या होगा फिर? हाँ सर। बीत गया तो भूलो उसको, आ जाएगी तो। एक CH4 था, दूसरा क्या था? ऑक्सीजन। रुको यार एक मिनट। एक CH4 था, दूसरा क्या था? कौन सा गैस, कौन सी थी दूसरी वाली? सर दी नहीं थी दूसरी वाली गैस, बस वही सर, बस सर हिंट दी- दिया था। Z दिया सर बस। रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया था। 2R 2 दूसरी दो गुना था ना इसका, CH4 वाला। जी सर। यस सर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई mx डिवाइड बाई m CH4। इसकी वैल्यू 64 आ जाएगा यहाँ से। सर इसमें यार हर R फॉर्मूला क्या है? हम ढूंढ ढूंढ के नहीं बताएंगे यार, दो चार चीजें तो कर ही सकते हो यार। अभी मत बोल देना कि तो पता है हो मेरा जाए, किस्मत ये हो इतनी जाए। अच्छी रही कि 2 दिन पहले ही मैं दीदी की किताब में देख रहा था, उनमें मेरे को ये फॉर्मूला मिल गया था। अच्छा, और फिर पेपर में ये फॉर्मूला भी मेरा सही हो गया। तो मेरा भी सही हो गया। गजब हो गया। फिर तो बोनस की कोई बात ही नहीं है। हाँ सर सर, बोनस की बात नहीं सर, सही हो गया फिर तो। यस सर, मेरा मेरा भी सही हो लेकिन गया। वो तो सर एक दो बच्चों, सब कुछ ही बच्चों का हुआ है सर। मैं साइलेंट हूँ सर। यार ये बताओ जिनकी सर परफॉर्मेंस कौन सा वाला? वो तो सर कोइंसिडेंस कह सकते हैं सर, उनने मतलब पढ़ लिया तो कुछ बच्चों ने। सर Sorry. हमें लगा आपकी डिफ्यूजन से सर न्यूमेरिकल नहीं दूंगे। सॉरी यार। एक बार देख लेता हूँ रिजल्ट सर यार। वो तो कुछ ही बच्चों का होगा सर, बाकी सब तो आपने तो बताया नहीं था सर, इसलिए हमको नहीं आया। सर इसमें आर क्या है? देखो हम तो यार Rate केमिस्ट्री of वाले मार्क्स ही diffusion. देखते हैं यार। केमिस्ट्री में किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है वही हमको पता चल पाता है यार। तो केमिस्ट्री में पहले नंबर पे जो अध्या पांडे है, इसका मार्क्स 45 है। 45 और किसका है? अर्नव गोयल का 45 है। बाकी किसी का 45 तो एटलीस्ट नहीं है। मैंने तो इम्प्रूव की केमिस्ट्री में। रैंक तो टॉप 5 पता ही होगा सबको। अध्या पांडे, अरिजीत पहाड़िया, वैष्णवी बिंदल, अर्नव गोयल एंड सर मैं तुषी गोयल। फर्स्ट हूँ। सर मैं फर्स्ट हूँ। मेरे पास जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, मेरे पास जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग अध्या पांडे, देन अरिजीत पहाड़िया। सर केमिस्ट्री की बात है। केमिस्ट्री नहीं, मेरे पास ओवरऑल रैंक है। ओवरऑल रैंक बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं सर, ओवरऑल में तो मैं फर्स्ट हूँ। अरिजीत पहाड़िया। दोनों फर्स्ट हैं। जी सर, मेरा टाइम कम लगा था। दोनों के मार्क्स मैंने दोनों के लिया था मार्क्स पेपर। सेम दोनों है। के मार्क्स से मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हाँ आगे लेकिन बढ़ टाइम गया। के हिसाब से। पेपर। नहीं लेकिन दोनों टाइम मार्क्स के हिसाब से भी होता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। सर अच्छा मैं है। जल्दी कर लिया था ना। जो जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 ठीक है ना सर? सर 30 अबव तो सही है ना मार्क्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 80 भी ठीक तो ठाक मेरे है। एग्जैक्ट 30 है। सर एक और क्वेश्चन है सर केमिस्ट्री का सर 15 वाला सर, आप सारा बता बता सकते हैं सर? हाँ जी बता देता हूँ। पर अरिजीत पहाड़िया तुम आईजू की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? जी सर मैं कर रहा हूँ, मैं नोट में ना रहा हूँ सर। क्लास तो मैं नहीं लेते हो यार, क्लासेस हमसे कभी देखते तो नहीं हो तुम। सर मैं आता हूँ। सर रोज आते हैं। सर आपने नाम ही लिया था एक बार। मुझे तो नहीं दिखा कभी ये। सर इसे कैमरा ऑन नहीं किया कभी। कैमरा नाम ही लिया था, आप भूल गए होंगे जल्दी में। लोगों सर
यार ऐसे करोगे तो फिर कैसे हम कैमरा ऑन करेंगे यार, कैमरा ऑन करके बैठते हो नहीं हो। फिर कल मैं कैमरा ऑन करके बैठा था लास्ट क्लास। कल मैं रास्ते में चला था, कोई दौड़ा बच्चा है, बोला सर मैं रेड ऑन, जी सर। मेरे को लगा यार कि अब जब तुम कैमरा ही ऑन नहीं करते तो किसी को क्या पता रहेगा तुम्हारे बारे में। जी सर, मैं अगली बार से आके सबसे पहले कैमरा ही ऑन कर दूंगा। सर वैसे आज मैं आया था कुछ। सफेद शुक्ला तो मेरा था आज। हाँ, पेपर में और कोई क्वेश्चन जिसमें दिक्कत रही हो? मैं देख लेता हूँ एक सर बार। और वो सर और लास्ट वाले क्वेश्चन में सर मतलब फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट होता फॉग है। इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें किसी को दिक्कत थी स्टार्ट में इमल्शन एरोसोल है सर। बोल एमल्शन तो सॉल है सर, मैंने आपको भेजा था चेंज करने के लिए। अरे भाई सर क्या हुआ सर, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में सर बहुत तो गलत हो गया सर, बाद में फिर रिएवल होके सर सही हुए हैं सर। सर बायो का भी सही नहीं हुआ। कम से कम सही तो हुआ। दूसरा क्वेश्चन शायद आप में से सर कुछ लोग एक बोल जो रहे हैं। क्वेश्चन था सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड अनसैचुरेटेड बाय, सर आप ये वाला का बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड 22 नंबर क्वेश्चन है बेटा, उसमें शायद एक क्वेश्चन गलत हो गया था, और जो आपको पेपर गया होगा उसमें शायद वो सही होगा। 15% बाई सॉल्यूशन वाला किया है किसी ने? यस सर किया सर, उसमें वो है सर लेकिन उसमें Density हाँ, of सर, जीरो जिसमें आपसे मैंने आपको भेजा था सर, जी, तो मैंने ही भेजा था आपको कि वो गलत है। उसमें जो तुम्हारा पेपर आया था उसमें गलत था ना क्वेश्चन छपा हुआ? जी सर, Yes, 011 लिखा था। सर वो 0115 लिखा था। हाँ सर वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो जाने ही दो। हाउ मेनी लीटर ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन वुड यू सर टेक? 1.5 आएगा इसका। यस सर 1 पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर the following mixture will be the most difficult to separate? हाइड्रोजन सर गैस सर एक बार नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होमोजेनियस है ना तो सर सर बहुत आप सर एक बार सर क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 2, यस सर। calculate उसमें the mass डेंसिटी of का फार्मूला है। अरे भैया, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml 15% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो यार इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो 15% सबको मिलेगा कि नहीं? 100 ml है यस सर। और 15% बाय मास, और क्या दिया है? डेंसिटी दी है 1.1। सर उसमें सर 115% मास है। 15% मेरे पास तो जो है 15% है। अरे चलो ठीक है यार, कुछ भी परसेंटेज तो देख लेना आराम से, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप अरे रुको यार, सब पेपर प्लीज, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन के लिए दिया गया ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर तुम निकालोगे तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देना। वॉल्यूम तुम्हारा ऑलरेडी शायद 100 ml है और डेंसिटी शायद 1.1 दी है, यही है? यस सर यही यस सर। यस सर या फिर इससे बढ़िया सर 15% दिया है तो सर 15 ग्राम से Yes, इंटू sir. कर दो सर, 15 इंटू 1.1। क्या? सर उसमें 15% बाय मास दिया है ना, तो सर आप सीधे डायरेक्टली कर सकते हाँ, हैं सर। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर उसी सकते की हो। निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप 15 मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 15% निकालना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो तुरंत मल्टीप्लाई, जैसे आप बोल रहे हो 15 इंटू 1.1। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 35। अरे 15% सर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 15% 1 ग्राम का 15% सर निकालोगे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो 110 का 15% हो जाएगा। आप थर्ड भी बता दो, अरे तुम तो सभी 16.5 आ जाएगा। 16.5 कितना भी है। थर्ड वाला कौन सा? और कोई नहीं आता क्या? सर लास्ट वाला बता दो। सर नेक्स्ट वाला थर्ड वाला यस सर 5% वेट बाय वॉल्यूम, कौन सा वाला थर्ड यार? सर ये 5% सर weight by हाउ volume मेनी वाला। लीटर्स ऑफ 5.0% ग्लूकोज ग्लूकोज सॉल्यूशन to वाला। obtain 75 ग्राम ग्लूकोज। अरे भैया, % दिया है 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ना, इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज इसमें है, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सोल्यूशन में ना,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगर 5 ग्राम है अगर 100 ml में, सर इसको 1 ग्राम करेंगे तो 1 ग्राम करो तो इसका 100/5 हो जाएगा 20 ml। तो 75 ग्राम अगर कर दोगे तो ये 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 75 कितना हो जाएगा? ये 100/5 है और ये कितना है? 75। तो ये टोटल आ जाएगा 75। 1500 ml। ml को लीटर सर, तो में कन्वर्ट 1.5 करो तो लीटर। 1.5 लीटर आता है। सर मैंने इसको उल्टे तरीके से करा था, मैंने ऑप्शन के हिसाब से कर लिया था। कर लिया था ना सही? हाँ सर सही आ गया था। चलो तुम जीत गए हो, बाकी सब ठीक है। उसके बाद बाकी सब हो ही गया होगा यार। इसमें सर क्या क्वेश्चन था? नंबर 9 सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन 26 कैन तो बी वाला। मेड अनसैचुरेटेड बाय। ऑप्शन क्या क्या थे इसमें? सर एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? टेम्परेचर। भैया क्लास में बहुत आदित्य वर्धन सिंह बघेल, कैन यू एक्सप्लेन? सर कैन आई? नो आदित्य वर्धन सिंह, कैन यू एक्सप्लेन? नहीं सर कहना बेटा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर मैं बताऊं सर, अभिषेक। जी बताइए। सर कुशाग। सैचुरेटेड का वो मतलब होता है सर जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा मिक्स नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, यानी कि सॉल्यूट और ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपन ज्यादा क्या कहते हैं सॉल्यूट ऐड क्या दिया है, कैन बी मेड अनसैचुरेटेड, यानी कि अपन को जो सैचुरेटेड है उसे अनसैचुरेट करना है। ज्यादा वाटर डालेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, पार्टिकल्स उसमें थोड़े बहुत बचे रह जाएंगे। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सर मैं बता दूं? जी बताइए। ओके सर, समझ में आ सर गया। सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो भी बढ़ेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर एक्सपेंड हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी और स्पेसेस आ जाएंगी तो सर उसमें और डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। यार जब हम सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो मैंने Yes, आपको बताया sir. था अगर एक बार सैचुरेटेड हो जाया करे तो अगर आप उसको हीट दे दोगे तो फिर से वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा और उसमें फिर से हम थोड़ी सी dissolve कर कैपेबिलिटी सकते हैं। और आ जाएगी उसमें। तो सैचुरेटेड में अगर आप हीट दे दो तो वो थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हो जाएगा और फिर से आप उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात और मैंने बताई थी कि अगर आप लिक्विड डाल दो और मान लो अगर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड बढ़ा दिया, यार लिक्विड कम पड़ा तभी तो वो सैचुरेशन की कंडीशन आई थी। जब एक वक्त ऐसा आया था जब वो सैचुरेट हो गया था। लेकिन सर अगर आपकी लिक्विड वॉइस क्रैक हो रही है। यस सर। अच्छा वाला माइक यूज कर रहा है यार। हेलो। हाँ अब सही है। यस सर अब सही। तो बेटा जब सैचुरेशन की कंडीशन आई कब थी? जब हमारा लिक्विड प्रॉपर तरीके से खत्म हो चुका था, मतलब उसमें पूरा डिसॉल्व हो चुका था आपका शुगर या जो भी आपने सॉल्यूट लिया हुआ था। तो अगर आप सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाओगे तो फिर से कंडीशन जो आएगी वो अनसैचुरेशन की हो जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा लिक्विड की मात्रा या सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर से और डिसॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। राइट, तो आप दोनों कंडीशन में आप इसको सैचुरेशन से अनसैचुरेशन में लेके जा सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं जो दिक्कत वाला रहा हो? बाकी सर 15। सर लास्ट वाला। सर लास्ट वाला। सर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है पेट्रोल। क्या? सर एल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होता है। किसने कहा? यस सर। भैया हाइड्रोजन Alcohol. बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में। सर पेट्रोल होता है सर। पेट्रोल बहुत पहले होगा, जल्दी फिर हो जाता है। अल्कोहल, फिर वाटर। सर लेकिन पेट्रोल के वेरी करता है सर, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। पेट्रोल की नहीं, पेट्रोल तो रूम टेम्परेचर पे भी चले जाता है। पेट्रोल को रख दो कहीं पे, अपने आप तभी हो वो जाएगा। ठंडी सेंसेशन जल्दी देता है। सर ये वाले क्वेश्चन में पहले क्या लिखना था, जो पहले इवेपोरेट होगा या जो बाद में इवेपोरेट होगा? हाँ सर, जो पहले इवेपोरेट होगा। सर कुछ भी हो ऑप्शंस के हिसाब से तो एक ऑर्डर में ही दिए थे ये बी ऑप्शन। हाँ। क्या सर सर जैसे कि पहला ऑप्शन अगर देखें तो अल्कोहल, फिर वाटर, फिर पेट्रोल, तो इतना तो कॉमन सेंस है। जैसे अल्कोहल सैनिटाइजर वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, हाथ पे ही रखते हैं। पेट्रोल भी पता है हो जाता है, वाटर नहीं होता। तो ये समझ सकते हैं पहला ऑप्शन गलत है, भले इंक्रीजिंग लो डिक्रीजिंग लो गलत है। थर्ड ऑप्शन भी सर ऐसी समझ नहीं आता, वाटर और ऑयल
ऑयल यार तो सबसे देखो ज्यादा CO ये तो मान लो सबको पता है पेट्रोल वाला काम जो होता है और ऑयल होता ही है, तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो हाइड्रोजन है ना, या वाटर है, वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें काफी ज्यादा होती है वाटर में रेदर देन की इससे। और इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी कंफर्म नहीं होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी है हो सकता है अल्कोहल। और अल्कोहल का मतलब ये नहीं होता कि इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। कोई सस्ता अल्कोहल या फिर जो कोई नॉर्मल कार्बन चेन वाला अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो जो हमारे पास वाटर होता है उसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है रेदर देन की अल्कोहल। सर आप 6 वाला बता देंगे? कौन सा 6 वाला यार? सर वो शायद मतलब पेपर में वैसा है ना 1 to 15, इसलिए वो उसमें अलग है, और जो PDF Yes, में sir. बिल्कुल नंबर टू नंबर है। अबे यार तुमको कुछ आता ही नहीं है, मोलरिटी भी निकाल पा रहे हो, हर क्वेश्चन तुमको बता दूं मैं? पहले दिन से उतने क्वेश्चन देता गया हूं, सारे क्वेश्चन बताता गया हूं, ऐसे नहीं कर पाऊंगा यार मैं। तुमको मोलरिटी भी निकालनी नहीं आती है यार। सर आपने तो मतलब जैसे मिक्स करके क्वेश्चंस दिए ही नहीं स्पेसिफिक हीट और वैसे मोलरिटी वगैरह से, मोल तो से। इससे इजी पेपर बन सकता था क्या यार? नो सर। उसके नहीं बाद भी सर, कर वो तो पाए सर यार। थोड़े तुम ट्रिकी क्वेश्चंस में फंस गए, इसलिए थोड़े मार्क्स पता चले गए, नहीं वरना क्या तो करते अच्छा हो यार। हम ना दे पाएंगे यार अब इससे इजी क्वेश्चन यार। क्या तुमको हम पूछे कि क्या होता है कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, और तो फिर अब तुमसे हम ये ना पूछ पाएंगे यार। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपोरेट होगा या फिर वो कंडेंस होगा, तो फिर तुम बता ही दोगे कि वो वेपोरेट होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। जो हमारा टारगेट है सर वो मुझे क्वेश्चन पूछना था उसमें एक्सरसाइज 2 में से सर, चैप्टर 2 की। यार, डाउट का पूछो, मुझे व्हाट्सएप कर देना है क्वेश्चन यार। ओके सर। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। हमने शायद एक मेथड पढ़ लिया था बाय यूजिंग, जो हमने सॉल्ट में पढ़ा था, शायद सब्लिमेशन वाला पढ़ लिया था ना, सॉलिड यस सर, मिक्सचर का। सब्लिमेशन वाला पढ़ लिया था। ठीक है, तो सब्लिमेशन वाला मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद सुटेबल सॉल्वेंट वाला भी शायद हमने पढ़ा था। तो सॉल्वेंट कैसे हम, सॉल्वेंट अगर दो मिक्सचर हैं, अगर सॉलिड मिक्सचर है, मैं दिखाता हूँ। अगर सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर है यार, सिलेबस पीछे आ रहा है मेरे को लगता है ऐसा यार, क्योंकि 4 चैप्टर है, शायद पीछे जा रहा होगा। नो सर पीछे नहीं जा रहा सर, बिल्कुल सही जा रहा है। सॉलिड मिक्सचर है। सर आपको पता है जी सर, केमिस्ट्री मतलब सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी ने तो सेपरेशन टेक्निक्स ही हटा दिया यार। देखो मैथ तो नहीं हटा सकता यार, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूट का कोई सर मतलब आप नहीं है। सर आप तो पढ़ाओ। तो अब अगर मैं बात करूं एक बार सुटेबल सॉल्वेंट वाले मेथड की, दूसरा मेथड देखना पेज नंबर 26 अपने मॉड्यूल को खोल लो भैया। और सुटेबल सॉल्वेंट वाला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर दो सॉलिड मिक्सचर ऐसे हैं, एक जो मतलब डिसॉल्व हो, पेज नंबर 26 इन योर मॉड्यूल नंबर 1 दिख गया? यस सर। By using a suitable solvent, उनमें दो चीजें दी हुई हैं। अगर सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे, अब जैसे मान लो मेरे पास कोई भी दो सॉलिड मिक्सचर्स हैं, जैसे सॉलिड ए है, सॉलिड बी है, दोनों को पीस के मान लो रखा गया। मान लो इसको भी पीस के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, ए को, और बी के भी छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए। मान लो ये पाउडर बन गया, इसका पाउडर ए है और ये पाउडर बी है। अब सॉलिड पाउडर्स हैं, दोनों मिक्सर हैं, और एक दूसरे के साथ ए बी यहाँ पर मिक्स हो चुका है और एक कंटेनर में मान लो रखा हुआ है। अगर मेरे को ये सेपरेट करना है, तो मेरे पास एक टेक्निक हो सकती है, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो। अगर इनके पास अगर कोई लिक्विड मेरे को मिल जाए जिसमें ए डिसॉल्व हो, बी डिसॉल्व ना हो, या बी डिसॉल्व हो, ए डिसॉल्व ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे को लिक्विड मिल गया मान लो, तो लिक्विड में हम इसको डालेंगे ए बी के मिक्सचर को, तो एक कोई डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा डिसॉल्व नहीं रहेगा, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, और उसको हम फिल्टर पेपर या किसी भी तरीके से उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। वो हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाएगा अगर वो सॉल्युबल करेंगे उसमें, या अगर उसको मैं वाटर में या फिर जिस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ
अगर वो उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी उसके साथ नहीं रही, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए उसको हम सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख सकते हो सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, तो आपको एक टेक्निक भी दी हुई है। Sugar is soluble in water, whereas sand is insoluble in water. This difference in the solubilities of sugar and sand in water is used to separate them. This is done as follows: the mixture of sugar and sand is taken in a beaker and water is added to it. The mixture is stirred to dissolve the sugar. The sand remains undissolved. दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं, शुगर और सैंड के मिक्सचर को, उसमें वाटर डालते हैं, और क्या होता है, शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और जो सैंड रहती है वो अनडिसॉल्व रहती है। जैसे, और हमने ए वाला जो कंटेनर है उसमें हमने लिया हुआ है बीकर के अंदर शुगर एंड सैंड के मिक्सचर को, फिर हमने वाटर ऐड किया हुआ, रिएक्शन एरो पे दिखा रहा है, वो रिएक्शन एरो नहीं, एक्चुअली वो फिजिकल चेंज है, लेकिन फिर भी रिएक्शन एरो पे वो दिखा रहा है कि आपको, भैया वीडियो ऑन कर लो यार सारे के सारे प्लीज यार, बार बार नहीं बोलूंगा यार। अब एडेड वाटर एंड, उसको हमने वाटर के साथ ऐड किया और थोड़ा सा हिलाया हुआ है। जब हिलाया हुआ है तो उसमें जो सोल्यूशन है वो शुगर सोल्यूशन बन गया है। राइट साइड में जो बी वाला हमारे पास बीकर है और उसके अंदर सैंड है, लेकिन उसमें शुगर के पार्टिकल विजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन बना लिया है। अब मैं अगर उसको फिल्टर पेपर से पास करूं तो जो हमारा शुगर सोल्यूशन है वो फिल्ट्रेट के थ्रू पास हो जाएगा और वो जा करके नीचे बैठ जाएगा। और जो भी हमारे पास मैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास करना चाहता हूँ हम पास कर सकते हैं, और उसको मैं फिल्टर पेपर के द्वारा अगर छानना चाहता हूँ, अगर कहीं भी किसी भी पॉट में या कहीं भी अगर रखना चाहता हूँ, ग्लास में रखना चाहता हूँ या फिर कांच का ग्लास हो या कोई भी टीप हो, तो उसके द्वारा फ्लो कर सकता है वो नीचे की तरफ। तो जो हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए काफी होता है, तो वो सेपरेट कर देगा सैंड को, जबकि सॉल्यूशन उसके अंदर से पास कर जाएगा और सॉल्यूशन को नीचे एब्जॉर्ब कर लेंगे और नीचे या फिर सी वाला जो बीकर है उसके अंदर उसको हम कंटेन कर लेंगे। तो सेपरेशन ऑफ शुगर एंड सैंड मिक्सचर, द शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड बाय pouring over a filter paper kept in a funnel. Sand remains as a residue on the filter paper and sugar solution is obtained as a filtrate in the beaker kept below the funnel. The sugar solution is evaporated carefully to get the crystals of the sugar. In this way, a mixture of sugar and the sand has been separated by using water as the solvent. बेटा हर चीज उसमें मैंने पहले भी एक बार डिस्कस कर दिया है, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था आपको तो वहां पर मैंने सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को ऐसे भी सेपरेट करना बताया था। अगर उसको मैं कहीं सॉल्युबिलिटी अगर उसकी डिफरेंशिएट कर जाए या सॉल्युबिलिटी आ जाए उसके बीच में कि एक सॉल्युबल है दूसरा सॉल्युबल नहीं है, तो फिर भी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत किसी को होगी। नो सर। नो सर। अगला पेज पे खोलना, पेज नंबर 27, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये भी आपको बताया हुआ है और इनफैक्ट कई बार बताया हुआ है, मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत इवेपोरेशन पे डिस्कस किया था। हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन से समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों सॉलिड सॉल्युबल हो तो क्या, तो फिर क्यों ये मेथड यूज करेंगे यार? फिर सॉल्युबल अगर है तो फिर कुछ और टेक्निक यूज करेंगे। ऐसा कोई मेथड होगा, ऐसा कोई मेथड होगा जो कर सके दोनों को सेपरेट? यार एक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्लास्टिक ले लो, एक सैंड ले लो, प्लास्टिक का बना लो छोटे छोटे पार्टिकल और सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल बना लो। आदित्यवर्धन सिंह, लाइक कर रहे हो? यू लाइक द क्लास? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, अगर हम सॉल्ट और शुगर को पानी में ऐसे, अगर हमको सॉल्ट और शुगर को हटाने तो वो दोनों ऐसे डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। बिल्कुल। तो फिर सर हम उसको दूसरे मेथड से भी करेंगे। ऑब्वियसली फिर उसको दूसरे मेथड से यूज करेंगे हटाने के लिए। तो कोई मेथड है ऐसा? हाँ जी, अरे केमिकल मेथड है यार। सॉल्ट कहीं पे अगर सॉल्ट ब्रेक कर सकता है, मान लो कहीं मॉल्टन स्टेट में डाले तो मैं सॉल्ट को अगर सेपरेट कर पाऊँ, आयनिक स्टेज में डाल पाऊँ, जो सिलेबस में उस पर ही बात करो। लेकिन मैं तो बता ही दूंगा कि वो अगर आप आयनिक सॉल्ट है तो आप आयनिक सॉल्ट को किसी आयन में डिसॉल्व करो। अगर शुगर डिसॉल्व, अब बहुत सारे आयनिक पोलर सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो शुगर को या फिर ऐसे सब्सटेंस को जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनको डिसॉल्व नहीं करते, जबकि सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो आयनाइज हो सकते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। तो हम उनके द्वारा सेपरेट कर सकते हो केमिकल मेथड्स के द्वारा। तो वो हम कर लेंगे अगर आएगा सिलेबस में, तो फिर नहीं है तो नहीं बता रहा है इसलिए। ठीक है भैया? यस सर। ओके सर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के जो सेपरेशन का मिक्सचर है वो पहले भी किया हुआ है,
separation of colored compound dye or from the blue ink. The process of evaporation is suitable for the separation of non-volatile soluble solid dye from its liquid solvent water. अगर कोई blue ink बनाई गई है और उसमें अगर solid soluble जो भी हमारे पास जो भी solute है, अगर वो solid part है, अगर वो dye है, उसको अगर डिसॉल्व कर दिया गया ऑलरेडी सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर मैं वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहूँ तो वो भी सेपरेट हो सकता है कि अगर मैं हीट करूँ तो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो रिमेन रह जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो इवेपोरेशन का जो टेक्निक होगा वो जनरली बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू चलेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस आया तो जो कम टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, बेटा सारी चीजें लास्ट क्लास में मैंने बता दी हैं, कुछ बचा नहीं था उस दिन। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका पहले आया, अगर मेरे पास 3 लिक्विड है मान लो, उनको भी अगर सेपरेट करना चाहता हूं मैं, तो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर हो, कभी भी अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो इजीली मैं उनको अलग कर सकता हूं। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह भी होते हैं, इवेपोरेशन भी होता है, आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा जब लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होगा, लेकिन अभी लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर है इसलिए इसको हम इवेपोरेशन से कर रहे हैं। और इवेपोरेशन में क्या होता है कि अगर मैं जैसे अभी नीचे दिया भी हुआ है मेथड, एक heat sand in an iron vessel by placing it over a tripod stand. This arrangement is called sand bath. Place china dish on the sand bath, pour about 5 cc of the ink into the china dish and cc मतलब centimeter cube. Heat gently evaporate from the ink such that it does not boil. In a few minutes, the water evaporates, leaving behind dry blue ink. Method of evaporation is suitable for the following solid liquid mixtures, जिसमें कि कॉमन सॉल्ट और वाटर के लिए कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर के लिए कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट एंड वाटर के लिए कर सकते हैं, सेम तरीके से। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्ट भी दिया हुआ है, कौन नॉन वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी बताया है मैंने लास्ट क्लास में। एक वोलेटिलिटी क्या होती है उस पर भी बात की है, वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होती है सॉलिड लिक्विड गैस में, उस पर भी बात की है, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में बात की है हमने। प्रेसिपिटेट वगैरह शायद नहीं बताया, हमने बताया प्रेसिपिटेट भी क्या होता है। सर बताया तो नहीं सर, लेकिन सर आपने बताया नहीं था सर, लेकिन आता तो सर प्रेसिपिटेशन वगैरह। अभी प्रेसिपिटेट डिस्कस किया क्लास में मैंने? नो सर। 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 मैं सच में डिस्कस किया है यार। पहली क्लास में लोगों नो अच्छे से याद है। सर, सर आपने आर्गन में पढ़ाया हो। ये हो गया है, यहाँ पे नहीं है, वो अरुण से लेके गए। भैया आर्गन की क्लास तो 4 क्लासेस ही हुई हैं, आर्गन में कहां से पढ़ा दूंगा, मेरे को 2 महीने पहले याद है मैंने पढ़ाया हुआ प्रेसिपिटेट। सर आपने इस क्लास में नहीं पढ़ाया। नो सर नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ा। भैया प्रेसिपिटेट वो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन करी, मान लो एक रिएक्शन करी AgNO3 के बीच, और इसकी रिएक्शन हुई है NaCl के साथ। तो यहाँ पर एक तरीके की आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। आयन एक्सचेंज रिएक्शन करना मैंने आपको बताया हुआ है कैसे होती है। अगर आयंस अवेलेबल है, यहाँ पर Ag+ अवेलेबल है, NO3- अवेलेबल है, और Na+ अवेलेबल है और Cl- अवेलेबल है। हर किसी पॉजिटिव आयन के पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब अगर Ag+ की बात करोगे तो एक ऑप्शन है NO3- के साथ ऐड करने का, दूसरा ऑप्शन है Cl- ऐड करने का। NO3- अगर ऐड करेगा तो फिर से AgNO3 बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि फिर से वो बनाए, और जरूरत भी नहीं है। तो AgCl के साथ Cl के साथ करेगा और AgCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये वाला छोड़ दो, दूसरा वाला जो फॉर्मेशन है Na+ के साथ कर दो, और यहाँ पर इसको NO3- और यहाँ पर ये Cl-। अगर दोनों में मैं अगर डिफरेंस देखूं तो NaCl अगर Cl के साथ कर देगा Na, तो फिर से ये NaCl बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि NaCl ऑलरेडी एक टूटा हुआ है, फिर से NaCl क्यों बनाएगा। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली NaNO3 बनाएगा। तो अगर NaNO3 बना रहा है तो इसके थ्रू ये NaNO3 का फॉर्मेशन करेगा। चलो यहाँ पर 2 चीजें बनेगी, एक AgCl और एक NaNO3। जब भी ऐसे कोई आयनिक रिएक्शंस होती हैं, शायद पिछली क्लास में जिन्होंने आइजोसो की क्लास अटेंड करी थी उनको मैंने बताया था कि पीएच वगैरह जब हम मेंटेन करते हैं, या जब कभी भी हम किसी आयनिक सब्सटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वाटर सॉल्वेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट होता है। और पोलर सॉल्वेंट को अपने अंदर डिसॉल्व होने देते हैं, मतलब अपने अंदर ब्रेक होने के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं।
तो अगर मैं AgNO3 और NaCl को ब्रेक करना चाहता हूँ, और मैं अगर जैसे मैं पढ़ता भी हूँ, पहले भी पता होगा सबको भी, अगर एक सॉल्ट ले लो आप, सॉल्ट में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती है, वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो वो एक कंडक्टिविटी शो कर सकता है, क्योंकि वहां पर Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है और आयंस के मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर देता है। तो यहाँ पर भी एक चीज होती है, जब आप इसको डिसॉल्व करने जाते हो तो आपको वाटर सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर की जरूरत पड़ती है। जब ये वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप समझ रहे हो इन चीजों को, तो होता क्या है, मान लो अगर आपने वाटर मिक्सचर लिया था, ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा AgNO3 डाला, AgNO3 डाला जो कि सॉलिड फॉर्म में था, या NaCl डाला जो कि सॉलिड फॉर्म में था। तो AgNO3 यहाँ पर डिसॉल्व होने और आयनाइज होने के लिए तैयार है। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका मन किया, आपने थोड़ा सा NaCl लिया, और NaCl भी यहाँ पर आयनाइज होने के लिए तैयार है। जो ब्लैक वाले सब्सटेंस है वो NaCl है, तो ब्लैक वाला सब यहाँ पर NaCl है और दूसरा वाला AgNO3 है, या ग्रीन वाला AgNO3 है, राइट। जब ये दोनों अंदर जाएंगे और आयनाइज होंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जो एक तो हमारा AgCl फॉर्म हुआ है और दूसरा हमारा फॉर्म हुआ है NaNO3। AgCl और NaNO3 दोनों सॉल्ट हैं। AgCl अगर आप देखो तो AgCl को मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ कुछ और, हाँ ठीक है, AgCl जो यहाँ पर ब्लू वाले सब्सटेंस दिख रहे हैं वो AgCl है, और दूसरा वाला NaNO3 है, NaNO3 फॉर्म हुआ है। NaNO3 इजिली वाटर में फिर से ब्रेक कर सकता है और वाटर में फिर से डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन जो AgCl बना है, AgCl अगर एक बार बन गया तो एज इट इज ए सॉलिड कंडीशन में मेंटेन रहेगा, इसको फर्दर वाटर में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर केमिकल रिएक्शन में कोई एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जहां पर फाइनली उसको फिर से डिसॉल्व नहीं किया सकता, तो वहीं पर रिएक्शन जाकर रुक जाती है। अगर कोई रिएक्शन चल रही है लेफ्ट टू राइट, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, मान लो अगर लेफ्ट टू राइट रिएक्शन चल रही है, AgNO3 की रिएक्शन मैंने अगर NaCl के साथ करी हुई है, तो AgCl का फॉर्मेशन हुआ और NaNO3 का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर AgCl एक प्रेसिपिटेट है, ये जैसे ही बनेगा सॉलिड फॉर्म जैसे फाइंड होगा वैसे ही, अब AgCl एक स्टेबल कंपाउंड है, ये कभी भी ब्रेक नहीं किया सकता, पुनः ये फिर से डिसॉल्व नहीं किया सकता, फिर से सॉल्युबलाइज नहीं किया सकता, फिर से इसको आयनाइज नहीं किया सकता, कुछ भी इसके साथ नहीं किया सकता। ये सिंपली एज इट इज सॉलिड स्टेट में मेंटेन रहेगा आपका सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन है, या फिर एक तरीके की ये फाइनली वेल ऑर्डर्ड रिएक्शन है। अरे यार, एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन तो हम ऐसे ही देखते थे ना, कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो लेफ्ट और राइट में, मतलब जो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में बन रहा हो वो रिवर्सिबल ना जाए, मतलब बैक साइड ना जाए। फिजिकल चेन में तो बैक साइड जाता था, लेकिन केमिकल चेन में बैक साइड ना जाए, वो एक कंडीशन थी। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा बन जाए जिसको पुनः डिसॉल्व ही ना किया जा सके, या उसको फिर से सॉल्युबलाइज ही नहीं किया सकते, तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन एक वेल ऑर्डर्ड रिएक्शन है ना, मतलब एक तरीके का जो कंपाउंड बना है वो एक फाइनलाइज कंपाउंड है, मतलब हमारी फाइनल रिएक्शन मिल चुकी है मेरे को। यही बात हुई ना? यस सर। सर एक और बात समझा रहा हूँ। एक बच्चा बोला है सर, बाकी क्या हो गया यार, कोई दिक्कत है? सर यस सर यस। सर आपने जो अभी बताया ना सर यहाँ पे कि हमने सर एक और समझा दीजिए सर प्लीज। इन दोनों को डाला, और सर ये जब बाद में फॉर्म हुए सर, एक तो AgCl बना है और एक NaNO3 बना है। सर वहां से समझा दीजिए सर एक और। AgCl एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको फिर से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर NaNO3 है, NaNO3 फिर से वाटर में टूट सकता है, फिर से आयनाइज हो सकता है Na+NO3- में। लेकिन अगर AgCl अंदर बन गया ना, तो AgCl फिर से डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है, और ये प्रेसिपिटेट आपको याद करना पड़ता है। आपके जो प्रेसिपिटेट हैं वो आपको, जैसे क्लोरीन का प्रेसिपिटेट मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरीन के लिए एक Ag का प्रेसिपिटेट होता है AgCl, इसके याद करने का तरीका बता दूंगा। एक AgCl है और एक PbCl2 है और एक HgCl2 है, Hg2Cl2 या HgCl भी कह सकते हैं इसको। तो इसको याद करने का तरीका, क्लोरीन के केवल 3 प्रेसिपिटेट होते हैं। एक जब ये Ag के साथ रिएक्शन करता है, एक जब Pb के साथ रिएक्शन करता है, और एक जब ये Hg के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोवेरियम यानी कि मरकरी के साथ। तो तीनों के साथ ये बनाता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को याद करने का तरीका यहाँ पर ऐसा होता है, अगर आप चाहो हवन करना तो हर कोई जानता होगा, पूजा वूजा में हवन होती है ना? जानते हैं। तो आजकल पब में हवन करेंगे, मेरे को तो याद है, क्लास 9 से याद है, 10 से तो एटलीस्ट याद ही है। आजकल मतलब AgCl, पब में मतलब PbCl2, और हवन करेंगे मतलब Hg से मिला हुआ, मतलब 3 ही केवल इसके सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं। और क्लोरीन का जो प्रेसिपिटेट है ना, बहुत कॉमन प्रेसिपिटेट है। एक क्लोरीन का और एक BaSO4 और एक प्रेसिपिटेट है
जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। ये बेरियम सल्फेट, ये भी एक प्रेसिपिटेट है, पीपीटी है। जब ये एक बार बन जाए किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन बैक साइड नहीं जाएगी। अभी आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, एटलीस्ट आइसो वाले को पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल PbCl के बाद क्या लिखा है आपने? PbCl2 लेड क्लोराइड, PbCl2 आजकल पब में हवन करेंगे। पब मतलब पीबी, हवन मतलब Hg डिस्टिलेटेड, और आजकल मतलब AgCl। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर याद करना है तो। नहीं याद करना तो छोड़ो, सिलेबस में नहीं है, ये समझ के छोड़ दो, ठीक है। BbSO4 भी एक तरीके का प्रेसिपिटेट है, ये भी प्रेसिपिटेट आपको याद रखना। ऐसे जो जो आते जाएंगे उनको याद करते जाना प्रेसिपिटेट को। अब जरूरी नहीं कि मैं एक दिन में सारी लिस्ट बना के दे दूं और आप आज जाके घर पे पूरा याद कर लो, ऐसे ही सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो ये BbSO4 है। BaSO4 भैया, Bb कौन सा कंपाउंड हो गया? कौन सा एलिमेंट Bb होता है? Ba होता है बैरियम, बैरियम सल्फेट। बैरियम तो कॉमन है यार, बैरियम सल्फेट, BaSO4 बार बार लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये हो गया प्रेसिपिटेट। तो जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो प्रेसिपिटेट भी फर्दर सॉल्युबलाइज नहीं होता है, और प्रेसिपिटेट इज द बेस्ट फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन गया तो कभी भी केमिकल रिएक्शन बैक साइड नहीं जाएगी, मतलब आप उनका जो कंपाउंड बनेगा वो फाइनलाइज्ड कंपाउंड होगा। उसके अंदर एक जो आपको कंपाउंड मिल रहा है वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, उसके बाद ना तो आगे बढ़ेगी ना तो पीछे जाएगी रिएक्शन, क्योंकि आपने एक स्टेबल प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। और हर किसी की यही चाहत है जिंदगी में कि कोई कंपाउंड जो बने वो, जो कोई जब कोई जिंदगी में बॉन्ड बने तो कभी टूटे ना, हर कोई यही चाहता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई पेरेंट्स का बॉन्ड हो, हर कोई यही चाहता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन भी है तो केमिकल रिएक्शन भी यही चाहती, कोई रिएक्शन हो तो फिर से वो बॉन्ड ब्रेक ना करे। तो ब्रेक नहीं करेगा, मतलब अगर AgCl होगा या प्रेसिपिटेट होगा तो फिर से ब्रेक नहीं करेगा। अब इसको याद रखना। अब कैसे याद रख सकते हो वो अब देख लेना, ठीक है भैया? ओके सर। चलो बात करते हैं फिर से। प्रेसिपिटेट हो गया। अब सॉलिड सॉलिड में मैं बता रहा था कुछ यार, सॉलिड सॉलिड में क्या बोल रहा था, पाउडर। चलो सॉलिड तो हो गया था, इवेपोरेशन पढ़ा रहे थे सर सॉलिड लिक्विड। सर सॉलिड सॉलिड वाला हो गया था। सॉलिड लिक्विड है बेटा, हमने बताया हुआ है यहाँ पर दो सॉल्ट्स ऐसे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, एक लिक्विड है। तो लिक्विड में वाटर यहाँ पर सभी है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है जनरली, लेकिन आपके पास जो सीरीज पेज नंबर 27 में जो आपके टेबल दी गई है उसमें जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी सॉल्वेंट्स हैं वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्मेट में वाटर ही है, तो इसलिए आप वाटर ले लो। बाकी और भी चीजें हो सकती हैं, अगर आप रिएक्शंस मिलेंगे आगे तो वो भी बताते चलेंगे। तो यहाँ पर वाटर वेपर को वेपराइज कर दिया जाता है और नीचे एज इट इज सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है क्या मिल जाता है यार, सॉल्ट मिल जाता है नीचे। तो जो भी इसके साथ सॉलिड मिक्सचर होगा, अगर आप उसको इवेपोरेट करके निकालना चाहते हो तो आप वो निकल जाएगा। आपको मैं एक अगली मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आपको सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा किसी को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है कि नहीं? यस सर आता है। यस सर पता है। हमने ग्रेविटेशन तो बताया ही होगा यार। यस सर सर्कुलर मोशन में पड़ा हुआ है। बताया है ग्रेविटेशन में पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन में। हाँ सर ग्रेविटेशन में ही पढ़ा है और सर पहले भी पढ़ लिया था। सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है। सर सर्कुलर मोशन में हमने गुड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। अगर आप कभी भी, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी भी कोई लिक्विड ले लो, ठीक है, पर उसको आप सेक करना स्टार्ट कर दो, अगर आप सेंट्रीपिटल मोशन में अगर आप उसको मूव करना स्टार्ट कर दो तो आप देखोगे कि जो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनके अंदर हेवी वेट होता है, जब जिनका वेट ज्यादा होता है, वो नीचे की तरफ टीप में सस्पेंड हो जाते हैं। आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुकना एक मिनट, मुझे देना टाइम, एक मिनट। वक्त दे दो यार, वक्त दे दो, मुझे पता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। वॉलंटियर बनने लग जाते हो 2 ही मिनट में यार, पता नहीं क्या। सर 2 मिनट भी नहीं हुए, स्क्रीन शेयर हट गई। अरे रुक जाओ यार, कर रहा हूँ ना मैं, खुद ही तुम्हारे लिए कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो वो क्लास सबसे अच्छी होती है जब हमारे सर वीडियो दिखाने लगते हैं हमको। सर वीडियो दिखा रहे हो? मजा आएगा सर। हमारे स्कूल में सर पहले पढ़ाते वीडियो दिखाते। और सर वो भी 8th या 7th क्लास में बच्चों जैसे एनिमेटेड वीडियो दिखाते थे। हाँ सर। यस सर, मेरी अभी 9th की क्लास, अभी की क्लास है यार, गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, गुड ऑब्जर्वेशन।
टीचर के लिए ऐसी ऑब्जर्वेशन रखते हो यार तुम। सर वो स्कूल वाले टीचर कुछ कुछ है ही ऐसे। सर एक डाउट रुक जाओ यार, रुक जाओ भैया। मिल गया मसाला, रुको एक मिनट। मिल गया फाइनली। से बड़ा गंदा दिख रहा है सर, वो बहुत धुंधला सा है बहुत। सर आप लिंक भेज देते। स्टोक्स ये सर धुल्ला बहुत है सर। सर ये बैन प्लाज्मा Montclair State University next Even to Matthews. me how to take a wait, blood please. sample and either turn it into a serum or सर वॉइस नहीं आ रही। either used or stored. सर आ तो रही है। Filling आ रही है सर, other बहुत कम, hazard, make sure बहुत it's ज्यादा। going to be सर approved. बच्चों सर बहुत ज्यादा काम है। Blood, you need to Sir, measure YouTube- the अरे रुक distance जाओ from यार, yourself from that बढ़ा रहा हूँ, blood. रुको। So you need to be wearing shoes that are closed so that there's no exposure of your feet. You need to be wearing pants that prevent any exposure of your legs. You should be wearing some sort of lab coat that protects most of the rest of your body. Then you need to be wearing gloves that protect you from anything that's spilled on your hands. And you need to be wearing some sort of protective eyewear that's going to have some side shields as well as a lot of coverage to your eyes to prevent any splashes from getting to your eyes. So the type of blood samples we're talking about today are going to be collected either through a typical venipuncture, just using a needle, or an IV catheter, which is also a type of venipuncture. Either way, we're going to be collecting tubes that are typically going to be either purple top or red top. The purple top are the EDTA tubes that are going to prevent the blood from coagulating. The red tops are going to be the silicone-coated tubes that are going to promote coagulation of that blood. So whether you prevent coagulation or promote coagulation is going to determine whether you get plasma or serum. All right, plasma is what you get from the purple top tubes where you prevented the coagulation, so it still has platelets in it. Serum is what you're going to get from the red top tubes where you promoted coagulation. So essentially that coagulation is the clotting of those platelets. And so when you spin this down, you're going to end up getting just liquid and no platelets inside that liquid. So either way, you're going to take the blood tube when you first get it, and you're going to invert it very gently and very slowly, typically between 4 and 6 times. And that's going to make sure that the blood has been thoroughly mixed with whatever the blood to clot if it is a coagulating tube, or you can spin it right away if it's a non-coagulating tube. All right, so one mistake I made that you're going to see in this video is that I forgot to put them in a tube holder. It doesn't really make a big difference, but it makes it hard to tell whether or not the blood has been coagulated, because how you tell if blood has been coagulated is you take it and you very gently turn it upside down, and if the blood doesn't move, if it doesn't flow downward, then that means it's coagulated. And you can still see that with it being on its side, it's just not quite as clear. All right, so once you have confirmed that your coagulated blood, or the blood that you want to coagulate, has coagulated, then you can take the blood samples and you can put them in a centrifuge. All right, centrifuges can be set to several different parameters. You can set the temperature of the centrifuge, so you can make it room temperature, which is approximately what I'm going to be setting it at, or you can make it cold, which oftentimes needs to be done if you're running a sample for hormones or something that's going to degrade quickly at room temperature. The other things you can set are how fast it's going to spin. I'm going to spin it just beyond 3,000 RPMs. Or you can set also the time of the spin, which is something that typically is between 10 and 15 minutes. And you can decide whether or not to have a brake applied or how heavily to apply that brake at the end of the centrifuge time period. Set those parameters to whatever type of analysis you're going to be doing, and then you're going to put the blood tubes inside the centrifuge. Now make sure that you're putting it inside the proper tubes within the centrifuge. So if you put it in tube holders that are too large for the tubes,
it's not going to hold it very well, and you don't want that. So put it in the right size tube holders for the tubes you're using. All right, so the other thing you need to do when you're putting the tubes inside the centrifuge is try to disperse them in such a way, or to place them in there in such a way that they are balancing each other in their weights. So if you have one over here, have one over there. All right, and so that when it's spinning, it's going to have the same amount of weight on both sides of the inside of that centrifuge, and it's going to promote an even spinning. All right, so once the tubes are in the centrifuge appropriately, press the lid down until it clicks, move over the locking mechanism on the lid, and then you're simply going to turn the centrifuge on if you haven't already, and hit the button if there is a button to start the spin. So this particular centrifuge does not have a button to spin. You just turn the timer to whatever you want it to be set at, and that's going to initiate the spinning process. So you're going to see a very slow increase in the RPMs of the device because it's going to it doesn't want to start super quickly. It's going to sort of ramp up, and that's going to prevent too much jostling of the blood inside the tubes, which is something you don't want. You don't want the tubes being sort of jostled around, because it's going to increase the likelihood of damaging the sample. All right, so once the centrifuge is done, it's going to start to break itself. If you have the brake applied, you can see that the RPMs are going to slow down fairly quickly. If you don't have the brake applied, it takes a very long time for the centrifuge to stop. All right, so once the centrifuge has stopped, you can open it. So you're simply going to flip the switch back on the locking mechanism on the lid, and then there's a button on the front of the centrifuge that you have to push to actually open the lid. So there's two different locks here. So once both those locks are undone, you can lift the lid, take the samples out, and you can use them however you plan on using them. So when you're taking the tubes out of the centrifuge and to wherever your workstation is, or when you're working with them at the workstation, make sure that you never invert those tubes again. So if you invert the tubes, you're going to see that the blood remixes partially, and essentially you're ruining your sample by doing that. So if you look at your tubes after they've been centrifuged, there's going to be a clear separation between the blood cells at the bottom and the clearer liquid on top. So what that clear liquid is, it depends on the type of tube, whether it was a coagulant or an anticoagulant tube. So again, the anticoagulant tubes are going to have plasma in them, so that liquid's going to still. भैया कुछ समझ आया? सर मुझे कुछ नहीं आया सर आ गया। मुझे भी नहीं आया। बहुत तेज स्पीड में घुमा रहे हैं। सेपरेट कर रहे हैं। पे आ गया क्या हुआ? ब्लड को सेपरेट समझ में नहीं आया। सर ये ब्लड को सेपरेट कर रहे हैं। हाँ सर, ब्लड को सेपरेट कर रहे हैं। सब प्लाज्मा और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सेल्स अलग यस सर। सेल्स ऑफ पार्ट ऑफ क्या प्लाज्मा। हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे हुआ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर वो भी आ गया। ठीक है, हाँ सर वो आपने कभी घर में अलग अलग हो जाते हैं। सर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ही ब्लर आ रही है। यस सर। अरे यार एक वीडियो दिखाने के बाद ना यस सर देख लेंगे। सर आप इस वीडियो का स्टॉप शेयर करके सर आप लिंक भेज देना वीडियो। यार यूट्यूब पे देख लेना, क्या लिंक, कितने बड़े बच्चे हो गए आप ऐसी बात कर रहे हो यार। सर आप नाम तो बता दो वीडियो का। अरे होगा कुछ, मेरे को क्या पता, मैंने दिखा दिया अच्छे से। सुनो वही बात सुनो, हो क्या रहा है। पहली बात, आपने घर में कभी छाछ से बटर निकालते हुए तो देखा ही होगा। यस सर, यस सर। तो उसमें करते क्या है, सर आज ही देखा था। जब उसको ऐसे ना, मतलब हाँ पहले तो हाथ से करते थे, अब मॉडर्न लोग हैं तो मॉडर्न मशीनें हैं, मॉडर्न चीजें हैं, तो मशीन होती है, वो आती है, वो कुछ ही देर में वैसे ऐसे घुमा के उसको इतना ज्यादा सर्कुलेटरी मोशन करवाती है ना सेंटर पे, कि जो लिक्विड होता है वो चारों तरफ की वॉल से या जिस भी पॉट में जिस भी चीज में लिया गया होता है, मतलब पहले तो मटके में लिया जाता था, उसको ऐसे करते थे। और बाहर अगर कोई पंजाब गया हो तो वहां पे तो बहुत ही ज्यादा एकदम शुद्ध देसी वाला माहौल होता है, तो उसको जब ऐसे करते हैं ना, तो मतलब एक तरीके से जब सेक करते हैं तो क्या होता है, उसपे सर्कुलेटरी मोशन होता है लिक्विड का। जब लिक्विड का सर्कुलेटरी मोशन होता है तो लिक्विड के अंदर ऐसे पार्टिकल जिनके पास डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जिनके पास डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ बैठने लग जाते हैं। तो होता क्या है, जो हमारे पास मक्खन होता है, जो बटर होता है, जब उसको सर्कुलेटरी मोशन करवा रहे होते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं
जब वो प्रॉपर तरीके से उसको करके कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ा जाता है तो ऊपर मक्खन आता है और नीचे लिक्विड बैठ जाता है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वाटर नीचे बैठ जाता है और मक्खन होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर रह जाता है। वही चीज अभी हमारे पास इसमें भी हुई है। जो भी हमने लिया था ब्लड को भी हमने सर्कुलेटरी मोशन करवाया ना, ऐसे रॉड ट्यूब ले करके ऐसे उसके अंदर घुमाया था, तो देखा कि जब सर्कुलेटरी मोशन होता है तो सर्कुलेटरी मोशन होने की वजह से नीचे की तरफ एक प्रेशर लगता है और जो आपके पास लिक्विड है उस लिक्विड में भी बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है वॉल के साइड में और वो चारों तरफ घुमाता है और घुमाने की वजह से और उस जैसे लिक्विड में हुआ था ऐसे आपके जो छाछ से अगर आप निकालते हो या मट्टे से आप निकालते हो वो बटर वैसा होता है, वैसे लिक्विड में भी हुआ है अभी हमारे पास ब्लड सेल्स में कि ब्लड की जो भी पार्टिकल्स हैं जिनके पास डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे ब्लैक कलर की बैठ गई है और जिनके पास डेंसिटी कम है वो एज इट इज ऊपर की तरफ मेंटेन्ड है। तो दोनों तरफ से वो सेपरेट हो चुके हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एक तरीके से जो फोर्स होता है सर्कुलेटरी मोशन में जो आप पढ़ते हो बार बार, उस आउटर फोर्स की वजह से जब आप बाहर की तरफ फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने की वजह से वो क्या होता है सर्कुलर वे में घूमता है और घूमने की वजह से वो अपने जो उसके पास हाई डेंसिटी वाले होते हैं उनको नीचे छोड़ता है और जो लो डेंसिटी वाले होते हैं उनको ऊपर लेके भागता है। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और ये उनके बीच में किया जा सकता है जिनके बीच में थोड़ा सा डेंसिटी डिफरेंस होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर कैन आई? हाँ जी भैया बताइए। सर ये ब्लड को ही मतलब ब्लड वाले एग्जांपल से समझा दूं? हाँ जी बताइए। हाँ सर ये ब्लड में मतलब जैसे ब्लड को अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में डाला तो पहले तो उसको बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत ज़्यादा आरपीएम में राउंड्स पर मिनट में उसको घुमाया और सर उसकी वजह से सर उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड की डायरेक्शन था मेट था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट हुआ। उससे क्या हुआ कि जो मतलब जो अपने हैवी वाले पार्टिकल्स थे मतलब अपन कह सकते हैं कि जो अपनी सेल्स थी उसमें मतलब वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी और जो मतलब प्लाज्मा वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया क्योंकि उनकी डेंसिटी कम थी। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हमने कभी एक बात और करी है कि जिसके पास वेट ज्यादा है या डेंसिटी ज्यादा है अगर पार्टिकल की, वो पार्टिकल नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करता है, वो कौन से प्रोसेस में करी थी? सर उससे मैं बताऊं? जी बताइए। सेपरेटिंग फनल। अरे यार सस्पेंशन बताया था मैंने, पार्टिकल का नीचे बैठना नीचे जाना। यस सर, शहद और सस्ता शहद और अच्छा शहद को आपने करके बताया था कि अगर उसे छोड़ देंगे। सस्पेंशन बताया था, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्यों नहीं नीचे जाता है ये भी बताया था कि उसके पार्टिकल थोड़े से पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। हाँ पार्टिकल छोटे होते हैं। अब यार छोटे होते हैं लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में भी कुछ पार्टिकल आ सकते हैं जो नीचे की तरफ बैठे, अगर हम उनको डिफरेंशिएट करें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से तो वो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो भी हमारे पास फोर्स होता है सेंटर से बाहर की तरफ वो वाला फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से वो आउटर डायरेक्शन में जाता है। तो हमारे पास जो लिक्विड होता है अगर आप इसमें भी देख पा रहे हो कि स्पिन करता हुआ एक आपके पास जो सेंट्रीफ्यूज जो जिया हुआ है जार, उसके अंदर एक मशीन है। मशीन क्या है, ये एक सर्कुलेटरी मोशन अकेले कर रही है। तो वो जब चारों तरफ फ्लो जब सर्कुलेटरी मोशन करती है उसकी वजह से क्या होता है वो वॉल से टकराते हैं और वॉल से टकराने की वजह से जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड का जो पार्ट है जो हाई डेंसिटी वाला वो नीचे और जो लो डेंसिटी वाला वो होता है ऊपर बैठ जाता है। जैसे पढ़ोगे तो मिल भी जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो एक बार यार देख लेना अपने हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, अगर होती है तो मेरे को बताना फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी सेंट्रीफ्यूगेशन बता दिया आपको और मैंने एवापोरेशन बता दिया और सॉल्युबल सॉल्वेंट को निकालना बता दिया। यार जब पहली क्लास करवाई थी ना मैंने उसी में सारी चीजें बता दी थी लगभग जब हम सेपरेशन को पढ़ रहे थे, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज दिक्कत होती है तो यू कैन टेल मी और मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए यार। ठीक है भैया? ओके ओके सर। आईजीसी प्रिपरेशन कौन कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। सर मैं जो नहीं कर रहा है वो सर, जाए मैं यार। तभी जो नहीं कर रहा है वो लीव कर सकते क्लास। आपातकालीन बैठक। जो कर रहा है वो 5 मिनट तक रुक जाए, जो नहीं कर रहा है देखें लीव द क्लास। सर 87 बच्चे हैं अभी भी, अब 85। और सर है 8th 9th मिला के 25 बच्चे हैं। बेटा मैं अटेंडेंस शीट देखूं उसके बाद तुमको बाहर करूं, उससे बढ़िया कि तुम खुद चले जाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा? सर लीव कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग को भी आप तब तक ऑफ कर दो। हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।